नमस्कार मित्रों, आप सभी का टारगेट बिफोर एग्जाम्स में स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग सीटेट परीक्षा का सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जुलाई में सीटेट परीक्षा होनी है। बच्चे परेशान हैं कि कैसे पेपर में कैसा क्वेश्चन आएगा। तो सीटेट परीक्षा देने के लिए पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें जान लेना आवश्यक है। सीटेट में 15 नंबर की तो पेडागोजी आती है, चाहे वो हिंदी की हो या आपकी बाल विकास की हो या तो आपकी मैथ की हो या तो आपकी अंग्रेजी की हो। इसमें केवल पास करने का केवल एकमात्र तरीका है। इसमें बहुत बड़ा ब्रॉड सिलेबस नहीं है। अगर आप पेडागोजी को समझ लिए तो समझे कि आप सीटेट क्वालिफाई हो गए। तो सीटेट को पास करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें अत्यंत समझना जरूरी है। ये जो पेडागोजी है, ये जो बाल विकास की पेडागोजी, हिंदी की पेडागोजी है, इसमें बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो बच्चों के पॉजिटिव एटीट्यूड के इधर उधर घूमते रहते हैं। आप लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप उसमें पॉजिटिव चीज़ खोज नहीं पाते हैं। आपको लगता है आपको किसी ने बता दिया कि भैया बड़ा वाला आंसर सही होता है, तो बड़ा वाला लगा के चले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चन को पढ़ना है जिसमें से आपको बेनिफिट मिले, जिसमें से आपको गवर्नमेंट को बेनिफिट मिले, जिसमें से बच्चों का भविष्य का बेनिफिट मिले, जिसमें समावेशी शिक्षा की बात किया जाए, जिसमें पूर्णतः विकास की बात किया जाए, जिसमें पॉजिटिव एटीट्यूड निकल के बाहर आए, वही विकल्प सही होता है। आप क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, विकल्प तक पूरा नहीं पढ़ते। आपको पता नहीं कौन सी टीचर ने बता दिया कि लॉन्ग वाला सही होता है या तो ए या बी बोथ। हाँ, कुछ कंडीशन में सही होता है, लेकिन एक बार आप विकल्पों को पढ़ लीजिए। विकल्पों को अगर आप पढ़ लेंगे, अगर उसमें पॉजिटिव चीज़ें हैं तो पॉजिटिव चीज़ अगर तुरंत मिल जा रही तो आप उसको मार दीजिए, नहीं विकल्प से ही खोज लीजिए। नकारात्मक जितनी भी चीज़ें हैं उसको निकाल दीजिए, बाकी आपका सही हो जाएगा। एक दिन मैं इसके लिए भी वीडियो बना दूंगा कि बता भी दूंगा कि कौन कौन से पॉजिटिव वर्ड है, कौन कौन से निगेटिव वर्ड है। लेकिन जैसे ही आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके विकल्प को पढ़ते हैं, आप ऑटोमेटिक समझ जाते हैं कि ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है। अब भाई सीटेट की परीक्षा देने वाले हैं, कक्षा 8 कक्षा 10 12 का तो विद्यार्थी बैठा नहीं है। कोई बीटीसी कोई बीएड ही कर का छात्र बैठा होगा जी। तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं आएंगी तो मैं समझाऊंगा। परेशान होने की बात नहीं है। आप इसी तरह हमारे इस चैनल पे टारगेट बिफोर एग्जाम से जुड़े रहिए। अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सीटेट परीक्षा में पूछे जाने वाले 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो बार बार आपके पेपर में पूछे जाते हैं। आपको उसको सॉल्व करने का तरीका भी समझाया जाएगा। तब तक आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब अपनी वाणी को विराम देते हुए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि केंद्रीय शिक्षा पात्रता सीटेट परीक्षा लिखा हुआ है, या तो लिखा होगा प्राथमिक स्तर, लिखा हुआ क्लास 1 to 5 व्याख्या सहित तो प्रश्न पत्र का हल, ऐसा कुछ करके लिखा है। राइट, ये पेपर है 7 जून 2019 का। जरूरी नहीं है कि पेपर 2020 का हो, 21 का हो, 14 का हो, 15 का हो। जरूरी ये है कि आप उसमें से कितना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, एक सॉल्व करने का एक तरीका और है जो नए अभ्यर्थी हैं वो करते क्या हैं, क्वेश्चन को उठाया, वहाँ पे नीचे विकल्प दिया हुआ है, उसको मार दिए। ठीक है, ये भी एक तरीका है प्रैक्टिस करने का, लेकिन सबसे अच्छा प्रैक्टिस करने का ये तरीका है कि आप क्वेश्चन को पढ़ें और उसको समझें कह क्या रहा है, विकल्पों को भी देखें, तब आप लगाएंगे तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी विकसित हो गई तो कि किसी तरह की कोई भी पेडागोजी आ जाए, आपको सीटेट परीक्षा पास करने से कोई नहीं रोक सकता। आप 1000 क्वेश्चन को ऐसे ही टिक मार के आप लगा रहे हैं और उसके बाद आपके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है, समझ नहीं रहे, केवल रट्टू तोता कर रहे हैं। कोचिंग में महामैराथन क्लास में होता क्या है, 1000 क्वेश्चन, 3000 की क्लास, 5000 की क्लास, 10,000 की क्लास। अरे भैया, बच्चों में जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी कैसे समझेंगे। वो तो फिर रटा रहे हो, डिक्टू आ गया तो आ गया, नहीं फिर सीटेट का रिजल्ट क्यों खराब है, क्योंकि सारा प्रोसेस जो है ना महामैराथन पे चला गया। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते, वो बड़े लोगों की बड़ी कोचिंग होगी, हमारी कोचिंग टारगेट बिफोर एग्जाम पे है।
और यही कोचिंग आपको सफलता दिलाएगी, क्योंकि ये कोचिंग ना आपसे 1 रुपये भी नहीं लेती। ये कोचिंग आपके लिए और आपकी कोचिंग और आपके लिए एकदम फ्री है। आपको इस कोचिंग में नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। कई बार मैंने ऐसा बताया है और कराए भी जाएंगे। कुछ लड़के अभी व्हाट्सएप किए थे तो उनको नोट्स भेज दी गई है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। कह रहा है कि निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। जो राइट टू एजुकेशन 2009 का आया था, ये पढ़ के जाना, थोड़ा सा, बहुत डीपली नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ लेना। अच्छा, आपसे बता दें कि आपने बहुत बार पढ़ा है कि एक विकल्प आप रट लें, समावेशी शिक्षा। कौन सी शिक्षा? समावेशी शिक्षा। अगर जिस विकल्प में समावेशी शिक्षा आ गया तो समझो वही आपका सही होगा। देखिए, पहला विकल्प है समावेशी, दूसरा है पृथक्करण, तीसरा मुख्यधारा शिक्षा, तीसरा है एकीकृत शिक्षा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन। अच्छा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन ये अभी नई पॉलिसी आई है, उसकी बात हुई है, उसमें चर्चा की गई। लेकिन 2009 की जो राइट टू एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें बताया गया था कि कौन सी शिक्षा? समावेशी शिक्षा। तो ये आपका सही हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। कह रहा है कि ये किसकी विचारधारा है। अभी मैंने बताया था आपको समावेशी शिक्षा देखना, तो इसमें लिखा है मुख्यधारा शिक्षा, विशेष शिक्षा, बहुल सांस्कृतिक शिक्षा, फिर डी में आपको दे दिया समावेशी शिक्षा। तो ये समावेशी शिक्षा की विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। ये आपके संविधान में भी है। तो आप क्या लगा देंगे? समावेशी शिक्षा। अगला क्वेश्चन देख लें। एक शिक्षक को चाहिए कि, एक शिक्षक को क्या चाहिए? आप विकल्प देखें। वह विशेष सांस्कृतिक समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दे। विशेष कह दिया, राइट। तो विशेष को थोड़ी ना शिक्षक तो सबको लेके चलेगा था, विशेष तो ये तो भैया नेगेटिव हो गया। बी नंबर देखें। वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता को अनदेखी करे। ये अनदेखी वर्ड आ गया, ये भी निगेटिव हो गया। थर्ड नंबर देखें। यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। वह विद्यार्थियों के बीच तुलना, ये देखो तुलना उलना नहीं करना चाहिए, ठीक है। कंपेरिजन वपेरिजन टीचर नहीं कराता है कि आपसे अच्छा वो, ये फिर निगेटिविटी आ जाती है। तो ये तुलना की वजह से निगेटिव हो गया। ये आप देखेंगे कि ये अनदेखी की वजह से हो गया, और ये क्या है? बढ़ावा की वजह से हो गया। तो आप थर्ड वाला देखेंगे, इसमें लिखा है कि यह संप्रेषित करे। संप्रेषित मतलब कम्युनिकेट करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। तो आपका ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखें। देखिए, इसमें बहुत कुछ नहीं है। आपको लगता है कि बड़ी कोचिंग में आपको लेट्स लर्न नहीं पढ़ाएंगे तभी समझ में आएगा। इसमें केवल आपको पॉजिटिव चीज़ खोजनी है। आप ऐसा नहीं कि आपको बहुत नॉलेज है तो आप ऊपर की बात यहाँ पे है कि आपका माइंडसेट एक बच्चों जैसा होना चाहिए। बच्चे की एक्टिविटी क्या होती है, क्या करते हैं, उनको क्या चाहिए, तभी तो आप शिक्षक बन पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, बच्चे कब प्रभावी रूप से सीखते हैं? ये ए नंबर में है। वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। याद करके कोई सीख पाया है भाई? बी नंबर, वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। देखिए, नकल उकल ये निगेटिव है। सी नंबर देखें। वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। भाई, किसी चीज़ को अगर आप प्रभावी रूप से आपको सीखना है तो आपको उन एक्टिविटियों में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आपको पता होगा, जब आप छोटे रहे होंगे तो आपको प्रिंसिपल या आपका क्लास टीचर कहता होगा कि आज ये प्रतियोगिता है, कल इसमें आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो आपको कुछ नहीं, आपको फी देखेंगे तो आपका ये विकल्प सही हो जाएगा, और ये सही भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि बच्चों को
कक्षा में प्रश्न। आपसे क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि बच्चों को कक्षा में प्रश्न। आप विकल्प देखेंगे, आराम से लगाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको निगेटिव हटा देना है, आपको पॉजिटिव में टिक लगाना है। और अगर आपको तुरंत पॉजिटिव मिल जा रहा है तो फिर आप भाई वो तो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। बच्चों में कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। भैया कौन कहेगा कि आप प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित कर दोगे। बी नंबर है, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। मतलब बच्चा पूछ रहा है तो आप अनुमति नहीं दोगे, तो देखो ये अनुमति नहीं, निगेटिव, हतोत्साहित, निगेटिव। सी नंबर है, पूछने से रोकना चाहिए, रोकना, बच्चों को आप रोक दोगे तो ये भी निगेटिव है। डी नंबर देखेंगे तो पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए, उनका उत्साह बनाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। तो ये आपका डी नंबर पॉजिटिव है, तो ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। कह रहा है कि अधिगम मतलब सीखना, लर्निंग। कह रहा है कि अब यहाँ पर देख लेना, नहीं लिखा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। कह रहा है कि ऐसा कौन सा लर्निंग प्रोसेस नहीं है जिससे पॉजिटिव क्या है, सीखने की प्रक्रिया निकल के नहीं आती है। तो आगे देखें, पहला है पुनरावृत्ति एवं अभ्यास। भाई पुनरावृत्ति एवं अभ्यास से तो भाई आप सीख सकते हैं। निर्देश एवं संचालन, ये भी सही है। सी नंबर, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया। भाई किसी चीज को आप एक्सप्लोर करेंगे तभी तो आप सीखेंगे। अधिगम कैसा है भाई, आप एक्सप्लोर करते जाते हैं, चीजें बिगड़ती जाती हैं, आप फिर धीरे धीरे करके आप क्या करते हैं, चीजों को सीखने लगते हैं। चौथा नंबर है कंठस्थीकरण एवं स्मरण। भाई किसी चीज को आप रट्टा लगा के याद करके क्या आप उसको प्रोसेस बना सकते हैं, आपको याद हो पाएगी, तो ये आपका भैया नहीं है, ठीक है। लर्निंग प्रोसेस में ये नहीं है। अब आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, देख लें। इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से समझना है। ये एक क्वेश्चन आपको काफ़ी क्वेश्चनों का जवाब दे देगा। आपको लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ का के बच्चों को स्तंभ खा में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पे दिया है स्तंभ का और यहाँ पे लिखा है स्तंभ खा। तो यहाँ पे पहले में लिखा है प्रतिभाशाली, मतलब आपको यहाँ पे स्तंभ का में कुछ चीज़ दी हुई है, आपको यहाँ से मिलाना है। तो आप बताइए प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली कहाँ पे मैच करेगा। धारा प्रवाह पढ़ने में कमी है, मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है, आसानी से विचलित होने की आदत है, शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने में होता है। अच्छा, जो प्रतिभाशाली बालक है वो क्या करता है कि वो चीज़ों को अन्य बच्चों की अपेक्षा जल्दी से सीख जाता, जल्दी बोले तो शीघ्रता से। तो ये पहला वाला कहाँ कहाँ हो जाएगा आपका, डी वाला सही हो जाएगा। क्लियर। सेकेंड नंबर देखें, अधिगम असक्तता। अधिगम असक्तता मतलब क्या है कि सीखने में कमी। तो सीखने में कमी कब होती है, अधिगम असक्तता, जब उसके अंदर सीखने में असक्तता होगा तो फिर क्या हो जाएगा भाई, धारा। तो अधिगम असक्तता क्या हो जाएगी भाई, जब आपको सीखने में आपको कमी होगी तो फिर आप क्या होगा, जब आप कोई चीज़ नहीं सीख पाएंगे तो क्या हो जाएगा, धारा प्रवाह पढ़ने में कमी हो जाएगी। सृजनात्मक, सृजनात्मक बच्चे क्या होते हैं कि वो जब उनके पास कोई समस्या आती है तो उसके समाधान के बारे में वो कुछ सोच लेता है। सृजनात्मक बच्चे क्या होते हैं कि वो कुछ ना कुछ अपना क्रिएटिविटी माइंड लगा के कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो सृजनात्मक क्या हो जाएगा, मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है। अवधान कमी है ये वाला, चौथा वाला जो हो जाएगा भाई, आसानी से विचलित होने की आदत है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि बच्चों की गलतियाँ। क्वेश्चन विकल्प है, बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। भाई बच्चे अगर गलती कह रहे हैं तो आप तुरंत उसे बोल दोगे कि अभ्यास अभ्यास करो, तुरंत सुधर जाएगी, तुरंत नहीं हो पाएगी, निगेटिव है, नहीं होगा। सेकेंड नंबर में देखें, अधिगम का एक भाग है तथा उन्हें विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। भाई बच्चों की गलतियाँ क्या है, ये एक लर्निंग का एक पार्ट है। जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, एडिसन साहब, अगर वो गलती 1000 बार ना करते तो क्या वो बल्ब बन पाता। तो गलतियाँ आपका लर्निंग का एक प्रोसेस है, तो ये कुछ पॉजिटिव लग रहा है। सी नंबर,
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, ये निगेटिव है, महत्वहीन। चौथा नंबर आप देखेंगे, प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, मतलब सीख नहीं पा रहे हैं तो बच्चे लापरवाह हो गए। अरे भाई, बच्चे जब तक गलती नहीं करें, बच्चों को क्या, आप बड़ों को देख लीजिए, बिना गलती पे कोई चीज़ कोई सीख पाता है? तो आपका बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरा वाला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, हमारा 9वां क्वेश्चन है कि असेसमेंट मूल्यांकन को कैसा होना चाहिए। अब विकल्प आप देखेंगे, ए में दिया है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। अब दूसरा विकल्प भी देख लेते हैं। बी नंबर विकल्प है केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। तो भैया केवल आ गया तो ये भी निगेटिव है, लेकिन आप बात करें कि क्या नंबर के संदर्भ में होना चाहिए मूल्यांकन की। हाँ, नंबर मिल गया तो बेहतरीन है, नंबर तो रट के भी बच्चा अच्छा है। हमने भी बताया था, और आप जहाँ पढ़ रहे थे वो उन्होंने भी बताया होगा आपको, आपके टीचर्स ने बताया होगा कि नंबर माने नहीं रखता, किसी एग्जाम में नंबर नहीं माने रखता, नंबर तो रट के भी लाया जा सकता है। तो हमारा वो बच्चा बेहतरीन है, वो बालक बेहतरीन है जो चीज़ों को समझता है, भले नंबर उसके कम है, वो सबसे बेहतरीन है। ठीक है। सी नंबर में क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्य पर आधारित होना चाहिए। कह रहा है कि लिखित, ये भी निगेटिव है। एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, ये अलग अलग ये सब निगेटिव वर्ड है, तो ये नहीं हो पाएगा। आपका विकल्प जो ए था कि मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, एकदम सटीक और सही है। ठीक है, ये पॉजिटिव भी है। अगला क्वेश्चन देखें आप क्या है। अगला क्वेश्चन है संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है। कह रहा है कि जो संरचनात्मक दृष्टिकोण है उसके अनुसार अधिगम क्या है। आप प्रत्येक क्वेश्चन में आप पॉजिटिव निगेटिव वर्ड को पहचान लीजिए, और आप जब सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आप अपने हिसाब से नहीं, बच्चों के हिसाब से, बच्चों के लिए क्या बेटर है उस हिसाब से आप सोचेंगे, तो आपको आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। और ये पीडीपी पेडागोजी तो एकदम सरल है, सरल तरीके से आप इस बार सीटेट निकाल के अपने सरकारी नौकरी के सपने को पूरा कर लेंगे। आप कहोगे सीटेट पे नौकरी मिलती है क्या? अरे सीटेट पे नौकरी नहीं मिलती, सीटेट के बाद आपकी भर्ती जुलाई अगस्त में आने वाली है, प्राइमरी शिक्षक भर्ती। बेल्ट बांध लो। अगले देखें, अगला क्वेश्चन देखें। तो संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है। पहला देखिए, एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया। निष्क्रिय मतलब कह रहा है कि ये संरचनात्मक दृष्टिकोण पैसिव। अरे भैया, अधिगम क्या पैसिव है? नहीं, ये विकल्प निगेटिव, निष्क्रिय कह दिया ना, निगेटिव है। बी नंबर, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है। क्या अधिगम केवल जानकारी ही देखता है? ये भी गलत। सी नंबर, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया है। अब देखें, ये दिया है, देखो पॉजिटिव चीज दिया है, एक्टिव एंड सोशल इन इट्स कैरेक्टर। यह सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? बहुत सक्रिय प्रक्रिया है। और कैसी प्रक्रिया है? सामाजिक प्रक्रिया है। तो आपका विकल्प डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला है, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी। कह रहा है जब शिक्षक को विद्यार्थियों उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी क्या करता है? अब इसके बारे में विकल्प देख ले। निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। मतलब अगर उनको क्या है कि शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक, मतलब शिक्षक को विश्वास हो जाता है कि हमारा लड़का एकदम से सही है, तो तब विद्यार्थी क्या करता है? सीखना बंद कर देता है। ये एकदम से गलत है भाई, हो ही नहीं सकता। बी नंबर आप देखेंगे, का उत्साह भंग हो जाता है तथा वो दबाव में, दबाव भंग हो जाना, ये सारे निगेटिव है। आपको लगता है कि इसका पॉजिटिव कुछ निकल के आ रहा है? नहीं निकल के आ रहा है। सी नंबर देखेंगे, सी नंबर आप विकल्प देखें क्या है भाई। सी नंबर पे किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते। ये नहीं होगा, नहीं वही आया तो भैया आप तुरंत छोड़ दो, नहीं होगा। डी नंबर देखें, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। जब टीचर को शिक्षक पर, शिक्षक को टीचर पर अगर विश्वास हो जाएगा तो स्टूडेंट का एटीट्यूड क्या रहेगा? वो सीखने के लिए हमेशा उत्सुक और प्रेरित रहेंगे। छोटे छोटे बच्चों को देखो, कुछ बता दो भाई इंटरेस्टिंग चीज़,
अगले दिन वो तुमसे 4 गुना चीज़ें सीखने के लिए तैयार है, भैया ये भैया वो, तो वो प्रेरित हो जाते हैं, उत्सुक हो जाते हैं। क्लियर? तो ये आपका डी नंबर विकल्प सही। आई होप आपको ये क्लास FDP की जो क्लास है, फीटेड की क्लास, फीटेड FDP की जो क्लास है समझ में आ रही होगी। तो अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है। कह रहे कि एक शिक्षक जो है बच्चों के पास अगर समस्या है तो उसको समाधान करने के लिए वो किस प्रकार से प्रोत्साहित करता है। विकल्प देखें। पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके। कह रहा है कि एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर, भाई अगर आप एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास कराएंगे तो वो कई प्रकार के विभिन्न प्रकार की चीज़ों को क्या जान पाएंगे। तो ये आपका निगेटिव है, नहीं, एक ही प्रकार का नहीं हो सकता, ये तो आप गलत हो गया। अगला देखें। पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं को कंठस्थीकरण करने पर बल देना। अगर वो याद करने में लग गया तो फिर कहाँ समाधान कर पाएगा। याद करके आप समाधान कर पाओगे, नहीं हो पाएगा। सी नंबर देखें। बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित। हाँ, अगर उसके पास समस्या है तो उसको क्या प्रॉब्लम करना, क्या बताना चाहिए, बहु विकल्प को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। आप जब बच्चों को अगर मान लीजिए, ऐसे ही मान लीजिए कि अगर कोई प्रश्न है, ठीक है, उसको नहीं आ रहा तो उसके पास प्रश्नों की समस्या है, ठीक है, तो कभी कभी आप जब बच्चों को जब आप विकल्प दे देते हैं तो वो एकदम से रेडी हो जाते हैं, सर ए वाला, सर बी वाला, सर सी वाला। जैसे अभी अब मैं आपको विकल्प के रूप में पढ़ा रहा हूँ तो आप क्या करेंगे कि आपको बड़ा मज़ा आता है कि अरे हाँ, एक उठ तो अंधी मार दो, कम से कम कुछ तो सही हो जाएगा। तो फिर ये आपका देखिए, ये बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके, ये लास्ट में जो प्रोत्साहित करके ये भी पॉजिटिव है, और ये बहु विकल्पों को देखने के लिए, इससे क्या होगा, उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो ये सी नंबर आपका भैया एकदम तरीके से सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या कहता है। हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन है। वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की पहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है। फिर से क्वेश्चन देख लें। वह विधियां, वह मतलब कैसी विधियां हैं जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों को स्वपहल व प्रयास शामिल है। विकल्प देख लेते हैं। ए विकल्प में दिया हुआ है निगमनात्मक विधि, सेकेंड में दिया है अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, सी में दिया है परंपरागत विधि, ठीक है, चौथे में दिया है अंतर व्यक्तित्व बुद्धि। अच्छा, आपसे टीचर ये कहता है कि आपको ये सारे मेथड पता होना चाहिए, तो आप ये बताइए कि कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आप क्या बोलते हैं, सीख रहे हैं, ठीक है, और सीखने में आप अब क्या कर रहे हैं, स्वपहल कर रहे हैं, मतलब खुद से पहल और उसमें प्रयास, मतलब ये आप ही उसके बारे में सोच रहे हैं और आप ही उस पर प्रयास कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, मतलब लर्नर सेंटर मेथड। भाई सीखने वाला स्वयं प्रयास कर रहा है ना, तो अधिगमकर्ता केंद्रित विधि हो जाएगी। इसमें कोई विधि जानने की जरूरत नहीं है, डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें। ये कोटेशन जैसे लिखा है, ये घबरा दिया इतना बड़ा देख के, लेकिन घबराइए नहीं, सरला है। नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। अब आपको कुछ सिद्धांत जो है आपको पता होना चाहिए, ठीक है, चलो देख लेते हैं, हो सकता है केवल पढ़ने से ही आपको जानकारी मिल जाए। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। ये कौन सा सिद्धांत है, ठीक है। अब बात सुन, फिर से क्वेश्चन देखो। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं, महसूस मतलब इमोशन, फीलिंग, कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है, ठीक है। अब विकल्प देखें।
संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है। भाई है क्यों नहीं भाई, आप सीखते हैं जब आप खुशी होते हैं तो खुश होना क्या है, आप कोई चीज़ सीख गए, ठीक है, अच्छा आपने प्रदर्शन किया, आपने अच्छे नंबर लाए, तो आपके साथ उसके साथ इमोशन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे नहीं है इसलिए निगेटिव हो गया। सेकेंड में देखिए, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, तो आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, आनुवंशिकता और पर्यावरण की बात ही नहीं हो रही। सी नंबर, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है, ये सारी चीज़ निगेटिव हो गई। आप देखें थोड़ा सा, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि आपका संज्ञान और संवेग अलग नहीं, आपका ज्ञान से कहीं ना कहीं आपका इमोशन से जुड़े हुए हैं। आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तभी आपके इमोशंस आते हैं, जब आप बुरा प्रदर्शन करते हैं या असफल होते हैं तभी। तो ये आपका डी नंबर का जो विकल्प है एकदम करेक्ट है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लें क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है। पहला है स्कूल, दूसरा सरकार, तीसरा मीडिया, चौथा परिवार। अब ये बताइए प्राथमिक सामाजिकरण, प्राथमिक मतलब जब आपका बचपना स्टार्ट होता रहता है तो क्या आप विद्यालय के टच में जाते हैं, सरकार के या मीडिया के। भैया आप अपने परिवार के टच में होते हैं, तो प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम क्या है आपका, परिवार, ठीक है। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप इसी तरह हमारे चैनल में टारगेट बिफोर एग्जाम से जुड़े रहें और हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।